हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं घटना चक्र। ये हिस्ट्री की घटना चक्र है और 2025 एडिशन है। 2025 जो है आपकी लेटेस्ट एडिशन है। इसमें आपका जो फेब 2025 तक जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, उसके सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर होते हैं। ये मेनली जो बुक होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होती है और ये बुक आपका कोई भी सिलेबस रिवाइज करने के लिए क्वेश्चंस के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। आज के लेक्चर में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर होगा ये होगा द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन कंपनीज कैसे इंडिया में आई और कैसे पहले कौन था, लास्ट में कौन था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में आई, फ्रेंच की जो कंपनी थी वो किस ईयर में आई थी, वो सब चीज़ें हम उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन के फॉर्म में इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कैलीकट। कैलीकट में वास्को डिगामा कौन से ईयर में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 1498। 1498 में वास्को डिगामा कैलीकट में आया था। वास्को डिगामा जो है वो कैलीकट में 20 में 1498 एडी को आया था। उसने एक नया और अल्टरनेटिव सी रूट निकाला इंडिया के लिए और उसे वेलकम किया था जैमोरिन ने। जैमोरिन कौन था? तब कैलीकट का किंग था। जो वास्को डिगामा का वोज है उसने एक नया ट्रेड डायमेंशन खोल दिया था इंडिया और पुर्तगाल के बीच में। वास्को डिगामा को 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था ब्लैक पेपर से। जो वो इंडिया से ब्लैक पेपर खरीद के लेके गया था उसे उसने यूरोप में सेल किया था और उसको 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट हुआ था। पुर्तगीज मर्चेंट ने अपना कमर्शियल फर्म इस्टेब्लिश किया था कैलीकट में, गोवा में, दमन, दीव, हुगली में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो इंडिया में 1505 एडी में आया था और फर्स्ट पुर्तगाल का गवर्नर था और फर्स्ट वाइसरॉय था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ही ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगीज की ये थी कि अगर कोई भी ट्रेडर या सेलर अरेबियन सी से पास होगा या इंडियन ओशियन से पास होगा तो उसको कुछ ट्रेड के करने के लिए उसको पैसे देने पड़ते थे। ये था ब्लू वाटर पॉलिसी। एल्बीकर्क जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आया था। एल्बीकर्क 1509 एडी में आया था और एल्बीकर्क ने ही गोवा को एनेक्स किया था 1510 एडी में बीजापुर के रूलर यूसुफ आदिल शाह से। जो पुर्तगीज थे वो गोवा को अपना ईपी सेंटर मानते थे अपने कल्चर के लिए और अपनी एंटिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है वो आपको बताना है। जैमोरिन वॉज द रूलर ऑफ कैलीकट ड्यूरिंग वास्को डी गामा ट्रिप टू इंडिया इन 1498। ये हमने पिछले ही रीजन में देखा है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। इन हिज फर्स्ट ट्रिप वास्को डी गामा स्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर इन इंडिया। ये बात गलत है। वास्को डी गामा रीविजिटेड इंडिया इन 1501। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केवल स्टेटमेंट 1 आपका सही है। आइए रीजन को देख लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा जब कैलीकट पे आता है उस टाइम पे कैलीकट को रूल कर रहा था जैमोरिन। उसने वेलकम किया था वास्को डी गामा को। ही स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 3 months एंड रिटर्न टू द पुर्तगाल विद द शिप लोडेड विद इंडियन गुड्स। वो इंडिया में केवल 3 महीने रहा था और ब्लैक पेपर लेके वापस यूरोप में चला गया था। वास्को डिगामा ने रिविजिट किया था इंडिया को 1501 में नहीं किया था, 1502 एडी में किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑप्शन सी को सही समझा था जिसे उन्हें बाद में मॉडल आंसर की में मॉडिफाई कर लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पीछे एक्सप्लेनेशन में हम ये देख चुके हैं। व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। वास्को डी गामा इंडिया में कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में आया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय इन इंडिया। फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय कौन था? ये हमने पीछे ही देखा एक्सप्लेनेशन में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था फर्स्ट वाइसरॉय था पुर्तगाल से। Who नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कैलीकट। वास्को डी गामा को किसने वेलकम किया था कैलीकट में? तो जैमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग्स टू द पुर्तगीज कंट्री। इनमें से कौन सा विजिटर है जो पुर्तगाल से नहीं बिलोंग करता था? तो दुराते बारबोसा है, डोमिंगो पेज है, पीटर मुंडी है और फेर्नाओ न्यूनीज है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाल से नहीं बिलोंग करते थे, ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। पीटर मुंडी जो थे 17th सेंचुरी के ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ना ही के पुर्तगाल से थे। वो इंडिया में आए थे मुगल रूलर शाहजहां के टाइम पे।
इसका कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में इस एक्सप्लेनेशन में से ही कई स्टेटमेंट एज इट इज़ उठ के आ जाता है और वो हमारे लिए फिर पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट बी से मैच करना है। यहाँ पे आपके वॉयजर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कंट्रीज दी हुई है। वॉयजर्स में है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और टैशमैन। तो आपको मैच करना है। वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल से बिलोंग करते थे, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे स्पेन से बिलोंग करते थे, कैप्टन कुक जो थे ग्रेट ब्रिटेन के थे और तश्मान जो थे होलैंड के थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए का 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक ही आप ऑप्शन से देख सकते हैं, इसका आंसर निकल जा रहा है बी। बी का ऑप्शन 1 है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे स्पेन के थे, कैप्टन कुक जो थे ग्रेट ब्रिटेन के थे, तश्मान आपके होलैंड के थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुर्तगीज वॉयजर जो थे वास्को डी गामा थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया का रूट। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो ओरिजिनली इटली से थे लेकिन उनको फाइनेंस स्पेन ने किया था और उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ब्रिटिश जो कैप्टन कुक थे उन्होंने एक्सप्लोर किया था ऑस्ट्रेलिया को। हॉलैंड वॉयजर्स जो थे तश्मान, उन्होंने एक्सप्लोर किया था वैन डीमेंस लैंड को, जिसे कि अब तश्मानियास के नाम से और न्यूजीलैंड जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फेंसो डी एल्बुकर्क, नूनो डा कुन्हा, पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल एंड फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये दिया हुआ है, उनकी पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी, ये इधर की साइड में आपको ये दिया हुआ है, आपको मैच करना है। अल्फेंसो डी एल्बुकर्क ने जो किया था, एक्वायर किया था गोवा को, ये अभी हमने पीछे देखा था एक्सप्लेनेशन में। तो अल्फेंसो डी एल्बुकर्क ने एक्वायर किया था गोवा को 1510 में बीजापुर के किंग से। नूनो डा कुन्हा ने क्या किया था, इन्होंने चेंज किया था पुर्तगाल के हेडक्वार्टर को कोचीन से लेके गोवा में। पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल ने किया क्या था, ये इंडिया में आए थे 1500 एडी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पीछे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो इसका ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1। तो इससे आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्फेंसो डी एल्बुकर्क ने क्या किया था, एक्वायर किया था गोवा को 1510 एडी में। नूनो डा कुन्हा ने क्या किया था, चेंज किया था पुर्तगीज हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा लेके गए थे। पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल ने क्या किया था, अराइवल हुआ था उनका इंडिया में 1500 एडी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी है जो कि काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट फिर आपका मैच कॉलम है, आपको एक्सप्लोरर से बर्थ प्लेस को मैच करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, ओरिजिनली वो इटली के थे बट उनको फाइनेंस किसने किया था, स्पेन ने किया था, पीछे हमने देखा था। जैक्स कार्टियर है, जैक्स कार्टियर कहाँ से बिलोंग करते थे, जैक्स कार्टियर जो बिलोंग करते थे फ्रांस से बिलोंग करते थे। फ्रांसिस ड्रेक जो है यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे और फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 3, ए का 3 आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। जैक कार्टियर जो है फ्रांस से है, तो आपका बी का हो जाएगा 4, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इसमें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं उनका बर्थ प्लेस इटली था, जैकिस कार्टियर का फ्रांस था, सर फ्रांसिस ड्रेक का यूनाइटेड किंगडम था, फर्डिनेंड मैगलन का पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड। फर्स्ट इनमें से कौन यूरोपियन था जो इंडिया में आया था, तो वो थे पुर्तगीज़, ऑप्शन डी आपका सही होगा। पुर्तगीज़ जो थे फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे मिडाइवल पीरियड के टाइम पे ट्रेड के लिए। फर्स्ट पुर्तगीज़ यूरोपियन वॉयजर जो थे वास्को डी गामा थे, वो कहाँ पे आए थे, कैलिकट में, और टाइम पीरियड जो था उनका 1498 था। और गुजराती एक पर्सन थे जिन्होंने हेल्प किया था वास्को डी गामा की, वो थे अहमद बिन माजिद। सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेड पावर इन इंडिया वो ऐसे है, पहले जो थे आपके पुर्तगीज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है एक निमोनिक होता है PDEF से लर्न करते हैं। पुर्तगीज़ जो इंडिया में थे 1498 में आए थे और लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए ये इंडिया में रहे थे। 1498 में आ गए थे और कब ये रिटर्न हुए थे, 1961 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली पुर्तगाल से गोवा को कैप्चर कर लिया था। टिल देन इतने टाइम पीरियड के लिए पुर्तगीज़ इंडिया में थे और लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए जिन्होंने शासन किया था वो पुर्तगीज़ ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया। रियल फाउंडर किसको माना जाता है पुर्तगीज़ का इंडिया में, तो वो माना जाता है एल्बुकर्क को, ऑप्शन बी आपका सही होगा एल्बुकर्क। यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया वाज एल्बुकर्क, और एल्बुकर्क का टाइम पीरियड इंडिया में कब से कब तक था, तो 1509 से लेके 15 तक था। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था पुर्तगीज स्टेट को एज अ पावरफुल रीजनल पावर इन इंडिया। द एनेक्शिएशन ऑफ गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन नवंबर 15
1510 AD 1510 AD नवंबर में उन्होंने अनेक्स किया था गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से, और ये इनका फर्स्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था एल्बीकर्क का। द विक्ट्री ऑफ गोवा कंसोलिडेट द पोर्तुगीज मोनोपोली ऑन द सदर्न वेस्टर्न नेवल कोस्ट एंड एस्टेब्लिश अ रीजनल Portuguese state in India. He encouraged Portuguese men to marry Indian women for the enhancement of Portuguese presence in India and the formation of permanent colonies. अल्बुकर्क ही वो इंसान था जिसने कि पुर्तगीज़ को मोटिवेट किया था, एनकरेज किया था कि आप मैरी करो इंडियन वुमेन से, ताकि पुर्तगीज़ का यहाँ पे इन्हेंसमेंट हो जाए और वो यहाँ पे परमानेंट रह पाएँ, कॉलोनी बना पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें पूछा हुआ है नॉट करेक्ट, तो आपको मार्क करना है जो सही नहीं है। पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1499, ये हमने पढ़ा था कि 1510 में किया था, किसने किया था? एल्बुकर्क ने किया था, तो आपका ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, ये स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश ने पहला अपना फैक्ट्री कहाँ पे खोला था? मसूलीपट्टनम में ही खोला था, सदर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा, उड़ीसा में आपका ईस्टर्न साइड पे देखें तो इंग्लिश का फर्स्ट फैक्ट्री जो था उड़ीसा में था। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746, डुप्लेक्स ही था जिसके अंडर सबसे ज़्यादा फ्रेंच ने वॉर किया था और सबसे ज़्यादा चीज़ों को जीता था, और उनके ही डुप्लेक्स के लीडरशिप में ही मद्रास को भी ऑक्यूपाई किया था 1746 में। जो पुर्तगीज वाइसरॉय है एल्बुकर्क, उसने कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510 AD, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। फर्स्ट फोर्ट्रेस कहाँ पे पुर्तगीज ने बनाया था ये बताना है, तो फर्स्ट फोर्ट्रेस कोचीन में बनाया था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट्रेस वॉज बिल्ड अप बाय द अल्फेंसो डी एल्बुकर्क, एल्बुकर्क जो था उसने ही पहला फोर्ट्रेस बनाया था, लेकिन उस टाइम पे वो वाइसरॉय नहीं था और 1503 में ही बना दिया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कंस्ट्रक्ट किया था पुर्तगीज फोर्ट्रेस इन कैनानोर एंड अंजीवेड़ा इन 1505, ये दोनों प्लेसेस पे भी एल्बुकर्क ने फोर्ट्रेस बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने सेटअप किया था सी ट्रेड को, तो वो पुर्तगीज ही थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमंग ऑल यूरोपियन पावर इन इंडिया पुर्तगीज ट्रेडर वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश मैरीटाइम ट्रेड सेंटर इन इंडिया, पहली बार जो ट्रेड को एस्टेब्लिश किया था मैरीटाइम ट्रेड को, वो पुर्तगीज ही थे। फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, उन्होंने एनेक्स किया था दीव को। गोवा को एनेक्स किया था एल्बुकर्क ने, लेकिन दीव को एनेक्स किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, और 1509 AD में किया था। ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, हो सकता है पॉसिबली कि फ्यूचर में पूछ लिया जाए। द विक्ट्री ऑफ दीव मेड पुर्तगीज मोस्ट पावरफुल इन इंडियन ओशियन, जब दीव को उन्होंने जीता था तो मोस्ट पावरफुल बन गए थे ये इंडियन ओशियन में। द पुर्तगीज एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर इंडियन ओशियन एंड लिवाइव्ड अ टैक्स ऑन शिप पासिंग थ्रू देयर एरिया, ये मैंने आपको बताया भी था, उनका ब्लू वाटर पॉलिसी था। ब्लू वाटर पॉलिसी यही था कि जो भी इंडियन ओशियन से ट्रेड के लिए गुजरेगा तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश बाय द पुर्तगीज, कौन सा इसमें जो दिया हुआ है वो पुर्तगीज के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, तो हुगली में जो फैक्ट्री है वो पुर्तगीज ने इस्टेब्लिश किया था। रेस्ट ऑफ द जो है चिनासुर हो गया, श्री रामपुर हो गया या बंडेल हो गया, ये ब्रिटिश ने किया था। In 1534 AD, the Portuguese obtained permission to establish their factories in Zadgaon and Chatgaon from the then ruler of Bengal, Ghiyasuddin Muhammad Shah. गियासुद्दीन मोहम्मद शाह ने पुर्तगीज को दिया था ये पावर कि आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हो सदगांव और चटगांव में। After that, Portuguese colonies were set up through the Bengal. Chatgaon, known as the great port of Portuguese maritime, was used by them. But in 16th century, Sadgaon declined and was replaced by the Hooghly. Dutch built a fort named Fort Gustavus. डच ने बिल्ड किया था फोर्ट्रेस जिसका कि नाम था गुस्तावुस चिनसुरा में, और श्रीरामपुर जो मेजर सेंटर था वो डेनिस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पौंडीचेरी नाउ पुदुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है पौंडीचेरी के रिगार्डिंग, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पुर्तगीज, तो ये सही है, पहली पौंडीचेरी पे हुई थी वो पुर्तगीज ही थे। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर फ्रेंच, ये स्टेटमेंट गलत है। द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ये तो वैसे ही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये गलत ही है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। एक स्टेटमेंट आपका सही है, आपको से पूछा हुआ है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा।
कि फर्स्ट यूरोपियन पावर जिन्होंने पुदुचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो थे पुर्तगीज़। आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन है द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी नाउ पुदुचेरी एंड टू एक्सर्ट पावर इन इंडिया वाज पुर्तगीज। पहली जो यूरोपियन कंपनी कह लीजिए, यूरोपियन पावर जो थी पुर्तगीज को ऑक्यूपाई किया था वो पुर्तगीज थे, पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो पुर्तगीज थे। डच जो थे सेकंड थे जिन्होंने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश ने भी पुदुचेरी को ऑक्यूपाई किया था 1793 में, लेकिन बाद में फ्रेंच को दे दिया था 1840 में एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू ब्रिटिशर्स ने वापस फ्रेंच को दे दिया था 1814 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई। कौन हुगली को एज अ पायरेसी के लिए यूज करता था? तो वो थे आपके पुर्तगीज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Explanation है the Portuguese used Hooghly as a base for piracy in Bay of Bengal. In 1632, Qasim Khan, who was the governor of Bengal during Shah Jahan resigned, finally subdued and imprisoned thousands of Portuguese. 1632 में जो कासिम खान है जो कि गवर्नर थे बंगाल के ऑन द बिहाफ ऑफ शाहजहां, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पुर्तगीज जो पर्सन्स थे उनको जेल में बंद कर दिया था और पायरेसी ही उसका रीज़न था। ये लोग बहुत ज़्यादा पायरेसी करते थे अरेबियन सी और इंडियन ओशन में, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। ऊपर ही देखा हमने क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, द पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकटा। कैलकटा का फाउंडर कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉब चेरनॉक। जॉब चेरनॉक जो थे वो फाउंडर थे कैलकटा के। द चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री जॉब चेरनॉक हैज सेलेक्टेड सुल्तानाती कैलकटा इंस्टेड ऑफ हुगली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर एंड फाइनली ही फाउंडेड कोलकाता इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉलोनी। उन्होंने ही जो था कोलकाता को एज अ इंग्लिश कॉलोनी फाउंड किया था। हु फाउंडेड कैलकटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉब चेरनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन कैलकटा, वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस। इनमें से कौन से प्लेसेस पे पहला इंडिया का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था? तो आपका ऑप्शन है कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। तो मद्रास में बना था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मॉडर्न इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1688 और ये 1688 में बना था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। पहला कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी था जिसे की परमिशन मिली थी ट्रेड करने की इंडिया से? तो वो था डच। आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। वैसे तो पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद जो थे डच आए थे, लेकिन इसमें इंग्लिश ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से डच ऑप्शन होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर द ट्रेड विद इंडिया वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे पहली कंपनी थी जिसे कि लंदन में स्टैब्लिश किया गया था 1600 एडी में। उसके बाद जो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी जिसको कि स्टैब्लिश किया था डच पार्लियामेंट ने 1602 एडी में। अगर आपके ऑप्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम तक कोची जो था डच की कॉलोनी थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची। मॉडर्न कोची में डच जो थे उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया था पुर्तगीज को हरा के। तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पुर्तगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। द मॉडर्न कोची नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एज वी नो कि ब्रिटिश जो है पूरे इंडिया को कॉलोनी बना चुकी थी ऑलमोस्ट, तो कोची को कभी नहीं बनाया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स फोर्ट इन द मॉडर्न कोची इन 1663 एडी। पहली बात तो डच ईस्ट इंडिया ने पुर्तगीज को डिफीट करके विलियम फोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की थी और 1663 में स्टैब्लिश किया था। कोची वॉज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश कॉलोनी रीजन इन 1814। 1840 में ही कोची जो था ब्रिटिश के कॉलोनी में इंक्लूड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजापति रूलर। ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है।
क्योंकि गजापति रूलर ने उनको लैंड ग्रांट नहीं किया था। अल्फांसो डी एल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पीछे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि अल्फांसो डी एल्बुकर्क ही था जिसने कि गोवा को कैप्चर किया था 1510 एडी में बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो था मद्रास की साइड में था, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 एंड 3 दोनों करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डच स्नेच्ड कोची फ्रॉम द पोर्तुगीज एट ईस्ट कोस्ट एंड लेटर एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री ऑन द कोस्ट ऑफ आंध्रा एंड उड़ीसा इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ही जो डच थे उन्होंने पोर्तुगीज से ले लिया था आपके कोची को और इस्टेब्लिश की थी अपनी फैक्ट्री आंध्रा में और उड़ीसा में। वाइल गजापति रूलर जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे 16th सेंचुरी में ही, इसलिए आपका ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। एल्बुकर्क एनेक्स्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत इन 1510 एडी। 1510 एडी में उन्होंने कैप्चर किया था एल्बुकर्क ने गोवा को। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास बाय टेकिंग द लीज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो फैक्ट्री मद्रास में बनाया था वो कहाँ से लीज लिया था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर से लिया था। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। इनमें से कौन सा जो है वो सीक्रेट था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीड हुई इंडिया में कॉलोनीज बनाने के लिए, बाकी जो फॉरेन कंपनीज थी वो फेल हो गई? तो आपका ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ये भी आपका रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है इंडियन सोल्जर लैक्ड फिडिलिटी कॉन्सिक्वेंटली द वन हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव दैम ऑन हिज सर्विस। ये भी बात सही है। इंडिया में जिसको जितना ज़्यादा पे कर दिया जाता था इंडियंस उनकी उतनी ज़्यादा साइड लेने लगते थे। तो आपकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल द 3 फैक्टर्स वर हेल्पफुल इन द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये तीनों जो फैक्टर हैं वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल हुई इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। इट इज़ नोन दैट अ ग्रुप कॉल्ड मर्चेंट्स एडवेंचर इन इंग्लैंड फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाया था? मर्चेंट्स ने बनाया था। और द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इन दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या किया था? इंग्लैंड को ग्रांट कर दिया था रॉयल चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से बिजनेस करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग दैम टू ट्रेड इन इंडिया। इनमें से सबसे पहले किसको चार्टर मिला था जिसको कि परमिशन मिली थी कि इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेवेंट कंपनी को मिला था। द लेवेंट कंपनी इन 1592 एडी में उनको चार्टर ट्रेडिंग मिला था इंडिया के साथ लैंड रूट के लिए। British Queen Elizabeth I granted a charter to an English company trading to East Indies by the sea route on the December 31st 1600 AD। 1592 में जो लेवेंट कंपनी थी उसको तो लैंड रूट के लिए मिला था, लेकिन 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सी रूट के लिए मिला था। दो जगह से आप ट्रेड कर सकते हो, लैंड के थ्रू, सी के थ्रू। तो लैंड के लिए परमिशन सबसे पहले लेवेंट कंपनी को मिली थी, सी रूट के थ्रू ट्रेड करने की परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। This company extended its trade with the merger of new company in 1708 AD under the new name United Company of Merchant of England Trading to the East Indies, which was later known as East India Company। और बाद में मर्जर होने के बाद ही इस कंपनी को जाना जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस टाइम में इंडिया में कौन राज कर रहा था? तो उस टाइम में अकबर थे। 1600 का टाइम पीरियड अकबर का था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, अकबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Plan was prepared by some merchant for the trading with eastern islands, so as the company for the fulfillment of this purpose was founded in 1600। 1600 AD में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। उनको चार्टर जो ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ ने किया था, और उसका नेम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। एट दैट टाइम अकबर वॉज द एम्पायर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे अकबर थे एम्पायर इंडिया के, और अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, During the time of which Mughal Empire did the East India Company establish its first factory in India? फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में कब बनी थी? कौन सा उस टाइम पे मुगल एम्पायर था? पहला तो क्वेश्चन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में कौन था इंडिया में एम्पायर। अब ये क्वेश्चन है कि जब उन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्री उस टाइम पे कौन एम्पायर था? तो उस टाइम पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जहांगीर। जहांगीर उस टाइम पे एम्पायर थे। द
द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established its फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर इन मसूलीपट्टनम। पहला जो फैक्ट्री था मसूलीपट्टनम में बनाया था, और कब बनाया था? 1611 एडी में बनाया था। और फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की गई थी सूरत में की गई थी, ये 1630 एडी में 1613 एडी में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? 1613 में ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी? तो वो की थी सूरत में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो अप्रैल 1609 एडी में ही इंडिया में आ गए थे, लेकिन विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। जो पुर्तगीज थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन पहले आ गए थे, और ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, सॉरी पुर्तगीज़ की जो थी मोनोपोली थी इंडिया में, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी मोनोपोली टूटे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का काफ़ी रेजिस्ट किया था ताकि वो इंडिया में ना आ पाए या मुगल कोर्ट तक ना पहुंच पाए, लेकिन वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रहे। मिडिल टाउन जो थे वो फाइनली आपका मुगल कोर्ट में पहुंच चुके थे, और मुगल कोर्ट में उन्होंने मुगल गवर्नर से परमिशन भी ले ली थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए 1611 एडी में। और लास्ट में जब आए उसके बाद आए कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट ही वो इंसान थे जिन्होंने डिसॉल्व की थी पुर्तगीज़ की मोनोपोली को इंडिया में, और विक्ट्री उन्होंने हासिल की एट द बैटल ऑफ स्वाली। और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1613 एडी में सूरत में। बाद में वो इसके बाद कई जगह उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जैसे अहमदाबाद हो गया, बुरहानपुर हो गया, अजमेर हो गया, आगरा हो गया, इन सब जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। फर्स्ट फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? तो सूरत में हुई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगीज एट द स्वाली? स्वाली में पुर्तगीज को किसने हराया था? तो वो हराया था थॉमस बेस्ट ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड पुर्तगीज इन 1612 एडी इन द नेवल बैटल ऑफ स्वाली, और मॉडर्न वो सूरत सिटी में है ये। उसके बाद ही उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैप्टन हॉकिंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ही केम टू इंडिया इन 1611 एज अ इन्वॉय ऑफ जेम्स वन। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, 1611 में नहीं आए थे, वो 1609 में आए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। टर्किश लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरीके से आती थी कैप्टन विलियम हॉकिंस को, और वो किसी भी मुगल एम्पायर से या मुगल गवर्नर से डायरेक्टली बात कर लेते थे, उनको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती थी। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। विलियम हॉकिंस जो थे फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर थे जिनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था मुगल कोर्ट में, और वो किसके टाइम पीरियड के दौरान आए थे? वो जहांगीर के टाइम के पीरियड में आए थे 1608 एडी में। वो मुगल कोर्ट में जब पहुंचे 1609 में, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो 1608 में ही भेज दिया था, लेकिन उनको मुगल के कोर्ट में आते आते 1609 हो गया था, क्योंकि सी रूट के थ्रू आते थे तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। उनको टर्किश की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी और वो बहुत फ्लुएंटली टर्किश बोल लेते थे, इसलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the first quarter of 17th century, in which of the following were the factories of the English East India Company located? English East India Company की फैक्ट्रीज इन तीनों प्लेसेस में कहाँ कहाँ लोकेटेड थी, आपको ये बताना है। पहले 17th सेंचुरी के क्वार्टर में, तो बरोच में थी, चिकागोल में थी, या त्रिचिनोपोली में थी। यहाँ 3 लोकेशंस आपकी मेंशन है, और आपको बताना है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी मींस 1601 से लेके 1625 तक के पीरियड में कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री आपकी स्टैब्लिश की थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो आपका केवल एक ही जगह पे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी, बरोच में। बाकी ये चिकानकोला है और त्रिचुनपल्ली है, उसमें बाद में किया था स्टैब्लिश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Establishment of फैक्ट्री बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी कहाँ कहाँ स्टैब्लिश की थी? सूरत में की थी 1613 एडी में, और ये इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री थी। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच में की थी 1619 एडी में। मसूलीपट्टनम में 1611 में ही कर दिया था, लेकिन ये नॉन परमानेंट फैक्ट्री थी। अरमा गाँव में की थी इन्होंने 1628 एडी में। हरिहरपुरा में और बालासोर उड़ीसा में कब किया था? 1633 एडी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज फर्स्ट टू स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत? सूरत में सबसे पहले किसने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश इट फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में पहली अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जहांगीर ने परमिशन ग्रांट किया था ब्रिटिश को परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सूरत में 1613 एडी में। डच ने स्टैब्लिश की थी सूरत में फैक्ट्री
1616 एडी में, और फ्रेंच ने किया था 1668 में। सबसे पहले इंग्लिश ने किया था, फिर डच ने किया था, फिर फ्रेंच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। ट्रेडिंग पोस्ट जो या फैक्ट्री पहली बार 1630 में कहाँ सेटअप किया था? लास्ट बहुत जगह हम देख चुके हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, सूरत में। 1630 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था परमिशन अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है, वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड होगा आपका, ये वेस्टर्न साइड होगा। वेस्टर्न साइड की जो है प्रेसिडेंसी कहाँ पे सिचुएटेड थी? वो आपकी सूरत में थी, यहीं पे इनका फर्स्ट फैक्ट्री भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली मेड सूरत इट्स वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, लेटर इट वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे। पहले उन्होंने सूरत में ही बनाया था, फिर उन्होंने बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया था। आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्वेश्चन के थ्रू आप एक फैक्ट को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि वो आपके माइंड में चला ही जाता है, और आप 1 से 2 बार अगर रिवीजन कर लें तो परमानेंटली आपकी मेमोरी में चला जाता है। अब आपने यहाँ पे हज़ारों बार पढ़ लिया कि सूरत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1613 एडी में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की थी। ये स्टेटमेंट अब आपको परमानेंटली माइंड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप यही किसी पैराग्राफ में पढ़ते और ये करते तो उसको रिटेन करने में काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगता, या हो सकता है कि आप ये फैक्ट भूल जाते। लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में करने से यही बेनिफिट होता है कि वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। जो बॉम्बे है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? पुर्तगीज़ ने दिया था, दहेज में दे दिया था, डाउरी में। वैसे बोलते हैं कि इंडियंस डाउरी में सबसे ज़्यादा आगे हैं, बट यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स में, पुर्तगीज़ में भी डाउरी का कल्चर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, द पुर्तगीज़। बॉम्बे वॉज गिवन एज अ डाउरी गिफ्ट बाय द पुर्तगीज क्राउन टू द ब्रिटिश व्हेन द चार्ल्स टू, जब चार्ल्स टू किंग जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने मैरी किया था आपकी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ब्रिगेंजा जो कि प्रिंसेस थी पुर्तगाल की, 1662 एडी में। चार्ल्स टू को जो है बॉम्बे दे दिया गया था, चार्ल्स टू ने बॉम्बे को दे दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड्स एनुअल रेंट पे 1668 में। पहले तो ये चार्ल्स टू को दिया पुर्तगीज़ ने 1662 एडी में, और फिर चार्ल्स टू ने क्या किया, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज यूपी। प्रयागराज यूपी में जो फोर्ट है उस पर ब्रिटिश की अथॉरिटी किस टाइम पीरियड पे इस्टेब्लिश हुई थी? तो इसमें आपका जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सब गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवाब सादत अली खान टू जो हैं अवध के, उन्होंने हैंड ओवर किया था फोर्ट ऑफ प्रयागराज, इलाहाबाद का फोर्ट जो है, ब्रिटिशर्स को 1798 में दिया था। 1798 इनमें से कोई भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई द औरंगजेब। कौन से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जिनको कि औरंगजेब ने बाहर निकाल दिया था? तो वो थे आपके सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने बाहर निकाल दिया था इंडिया से। द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे जॉन चाइल्ड जो थे, घेर लिया था उन्होंने मुगल पोर्ट को बॉम्बे में और वेस्टर्न कोस्टल एरिया को 1688 में, और ट्राई किया था कि कैप्चर कर ले जो भी मक्का में जा रहे हैं, पिलग्रिम्स जो हैं वहाँ पे मक्का जा रहे हैं, उनको कैप्चर कर लिया था। ये देख के औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने एक्सपल्शन के ऑर्डर दे दिए जॉन चाइल्ड के इंडिया से। ही वॉज फोर्स्ड टू नेगोशिएट फॉर पीस एंड बेंट टू हिज नी बिफोर द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? फर्स्ट कैनेटिक वॉर के लिए इनमें से कौन सा इमीडिएट कॉज था? ऑप्शन ए है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ये नहीं था, इमीडिएट कॉज नहीं था, ये लॉन्ग टर्म कॉज था लेकिन इमीडिएट कॉज नहीं था। ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेस, ये तो फर्स्ट में नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम पीरियड के टाइम पे नहीं था। नेक्स्ट है इशू ऑफ कैनेटिक सक्सेशन, ये भी नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। ऑप्शन डी आपका सही होगा। फ्रेंच ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, फ्रेंच की शिप को कैप्चर कर लिया था, यही इमीडिएट कॉज बना था फर्स्ट कैनेटिक वॉर के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। जो फर्स्ट कैनेटिक वॉर है आपकी 1746 से लेकर 48 एडी तक चली थी, ये 2 साल चली थी। ये ऑफशूट थी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की, जो कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सीजन के लिए हो रही थी। ये ऑलरेडी यूरोप में हो रहा था और 1740 से ही ये वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सीजन का। ब्रिटिश कैप्टन जो थे बर्नेट, उन्होंने कैप्चर कर लिया था फ्रेंच की शिप को, जो कि इमीडिएट कॉज बनी इसके लिए, फर्स्ट कैनेटिक वॉर के लिए। नवाब अनवरुद्दीन जो थे उन्होंने आर्मी भेज दी और उस आर्मी के कमांडर जो थे महफूज खान थे, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच की कुछ शिप को कैप्चर कर लिया। फ्रेंच आर्मी जो थी उन्होंने डिफीट कर दिया था नवाब की आर्मी को एट द बैटल ऑफ सेंट थॉम। बैटल ऑफ सेंट थॉम जो था उसमें फ्रेंच आर्मी ने हरा दिया था नवाब को,
नवाब की आर्मी को। और जो सेंट थोम की बैटल है वो अदयार रिवर के पास में हुई थी। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रीटी है, इसको आप याद रखेंगे। ये आपका जो है फर्स्ट कैनेटिक वॉर को भी इसने एंड किया था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सीजन को भी इसने ही एंड किया था। ब्रिटिशर्स ने इस ट्रीटी के थ्रू ही मद्रास को रीऑक्यूपाई कर लिया था। और फर्स्ट कैनेटिक वॉर जो है उसके लिए एक बैटल ऑफ सेंट थॉम जो है, वॉर ऑफ सेंट थॉम, ये मेमोरेबल मोमेंट बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेटिक वॉर वॉज फाउट बिटवीन, कैनेटिक वॉर जो था किसके किसके बीच हुआ था? तो ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है। जो ये वॉर है वो आपको बताना है कौन सी ट्रीटी के थ्रू एंड हुई थी। इधर है फर्स्ट कैनेटिक वॉर, थर्ड कैनेटिक वॉर, सेकेंड कैनेटिक वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर, और इधर है आपकी लिस्ट दी गई है ट्रीटीज़ की। एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस, ब्रिटिश लॉस्ट, इनकॉन्क्लूसिव वॉर, एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। अभी हमने पीछे देखा है कि फर्स्ट कैनेटिक वॉर जो हुई थी वो एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से। तो इसका ए का हो जाएगा 4, ऑप्शन 4। एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आ रहा है, बाकी के भी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। थर्ड कैनेटिक वॉर जो था, थर्ड कैनेटिक वॉर एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस से। सेकेंड कैनेटिक वॉर जो था इनकॉन्क्लूसिव था, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। फर्स्ट मैसूर वॉर जो था इसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे। फर्स्ट मैसूर वॉर जो हुआ था वह हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स को हार मिली थी। ये वॉर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट कैनेटिक वॉर जो था उसको एंड किया था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल ने। थर्ड कैनेटिक वॉर को एंड किया था ट्रीटी ऑफ पेरिस ने। सेकेंड कैनेटिक वॉर जो थी इनकॉन्क्लूसिव वॉर थी। और फर्स्ट मैसूर वॉर जो थी ब्रिटिश को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। मैच द फॉलोइंग ही है, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका का टाइम पीरियड 1746 से 48 ही था। सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका, इसका टाइम पीरियड आपका गलत दिया गया है, ये 1749 में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 758 से 63, ये आपका सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी आपका सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। इसमें नॉट करेक्ट आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका 750 में ना होकर 1749 में हुआ था। रीज़न देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका जो हुआ था 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका 749 से 54 तक हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका 1758 से 63 तक हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस बैटल वॉज फॉट इन 1752, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 1752 में ये बैटल नहीं हुआ था, 1749 में ये बैटल हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, फ्रेंच फोर्ट टुगेदर अगेंस्ट अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन एक साइड में था, बाकी मुजफ्फर जंग की आर्मी, चंदा साहिब की और फ्रेंच एक साइड थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अनवरुद्दीन जो थे इस बैटल में हार गए थे। तो आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है, ओनली 1 इज इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैटल ऑफ अंबूर जो है मेनली इसलिए हुआ था कि जो हैदराबाद के नवाब थे, नाजिम ऑफ हैदराबाद थे, उनके सिलेक्शन के लिए हुआ था। कुछ लोग दूसरे पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग दूसरे पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे। बैटल ऑफ अंबूर जो है 1749 एडी में हुआ था। ये फर्स्ट मेजर वॉर था सेकंड कैरनेटिक वॉर का। सेकंड कैरनेटिक वॉर में ये फर्स्ट मेजर वॉर था। बैटल जो इनिशिएट किया था मुजफ्फर जंग ने सपोर्ट किया। बैटल जो था उसे इनिशिएट किया था मुजफ्फर जंग ने और सपोर्ट किया था जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स ने। डुप्लेक्स ने इसको सपोर्ट किया था और चंदा साहिब ने सपोर्ट किया था, जो कि ओवरथ्रो करना चाहते थे अनवरुद्दीन को। क्योंकि अनवरुद्दीन ने क्या किया था, नवाब ऑफ कर्नाटक जो उस टाइम पे थे उन्होंने सपोर्ट किया था नासिर जंग को निज़ाम ऑफ हैदराबाद के लिए। और मुजफ्फर जंग जो है वो नहीं चाहता था कि जो नासिर जंग है वो बने निज़ाम हैदराबाद का। इस वजह से ये लड़ाई हुई थी। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट। अनवरुद्दीन की आर्मी हार गई थी और अनवरुद्दीन खान को मार दिया गया था और चंदा साहिब ने सीज कर लिया था कंट्रोल ऑफ कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू ऑफ एक्वायर टेरिटरीज। पहला कौन सा यूरोपियन था, फर्स्ट यूरोपियन, जिसने कि इंटरनल मैटर, इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत की थी या कोशिश की थी और एक्वायर करने, टेरिटरी इंडिया की एक्वायर करना उसकी इंटेंशन थी, तो वो डुप्लेक्स था। ऑप्शन बी आपका सही होगा, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स इनिशिएटेड द टैक्टिक्स दैट वर लेटर अडॉप्टेड बाय इंग्लिश टू कॉन्क्वर इंडिया। सबसे पहले ये जो टैक्टिक्स थे वो डुप्लेक्स ने ही अडॉप्ट किया था, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया ने
टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डुप्लेक्स हु डिप्लॉयड द यूरोपियन आर्मी टू द इंडियन कोर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन किंग्स। पहली बार वो डुप्लेक्स ही था जिसने क्या किया था, यूरोपियन आर्मी को इंडियन जो किंग्स होते थे उनके कोर्ट में रखना स्टार्ट किया था, और उसका खर्चा भी जो था इंडिया के किंग्स ही दिया करते थे। ही इंटरवेंड इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द यूरोपियन एडवांटेज। उन्होंने इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, किस लिए, ताकि यूरोप को एडवांटेज मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह पे फ्रेंच ने सबसे पहले अपनी कंपनी बनाई थी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सूरत। सूरत में जो है पहली फ्रेंच ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लुइस फोर्टीन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कोलबर्ट, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन की थी और इसका नाम था कंपनी फ्रांसिस पोर्ली कॉमर्स डेस इंडीज ओरिएंटल्स 1664 में। ये कंपनी जो क्रिएट की गई थी और फाइनेंस की गई थी स्टेट के थ्रू, और ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। द कंपनी अंडरटुक अ फ्रेश एक्सपीडिशन इन 1667 में फ्रेश एक्सपीडिशन किया इस कंपनी ने अंडर द कमांड ऑफ फ्रेंकॉइस कैरन। उन्होंने सेटअप की थी फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। तो ये ऊपर हम एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं कि लुइस फोर्टीन के टाइम पे ये कंपनी बनी थी। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, लुइस फोर्टीन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। तो कॉलबर्ट जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन हम ऊपर ही देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज इस्टेब्लिश बाय डच। डच ने जो बंगाल में कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी, तो उन्होंने चिंसुरा और हुगली दोनों जगह पे डच ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। फर्स्ट डच कंपनी जो है बंगाल में सेटअप हुई थी पिपाली में 1627 एडी में। फिर उसके कुछ दिन बाद डच जो है पिपाली से मूव कर गए थे बालासोर में। लेकिन उनका ट्रेड जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1635 में स्टार्ट हुआ था और 1635 से लेके 1656 तक कंटिन्यू रहा था। उन्होंने हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी 1656 में। चिनासुर विलेज में भी उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी 1653 एडी में, और ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट बन गया था चिंसुरा भी उनका। डच की फैक्ट्री जो थी बाकी भी जगह पे इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासुर, इन सब जगह पे भी डच ने अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कौन से साल में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। इसका ऑप्शन होगा 1632। ऑप्शन बी आपका सही होगा 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पटना में 1632 में आती है, लेकिन यहाँ कोई ऑथेंटिक क्लियर सोर्स नहीं है जो कि स्टैब्लिश करे कि 1632 में उन्होंने फैक्ट्री भी बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर 1632। मेनली ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी में आता है और बीपीएससी इसका आंसर 1632 ही करेक्ट मानता है। तो आप भी अगर बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो आप ऑप्शन बी के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच का क्वेश्चन है। डच की फैक्ट्रीज हैं और उनके स्टैब्लिशमेंट का ईयर दिया गया है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। भीमलीपट्टम में जो है 1641 एडी में आपका फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। कराई काल में जो बना था फैक्ट्री 1645 में बना था। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी का ऑप्शन बी सेकंड के साथ मैच करेगा। कोचीन में जो स्टैब्लिश किया था 1663 में स्टैब्लिश किया था, और चिंसुरा में स्टैब्लिश किया था 1653 में। डी का 1 हो जाएगा। ए का ऑप्शन था 3, ए का 3 देख लेते हैं, दो ऑप्शन में है। कराई काल का था 1645, बी था सेकंड होगा, तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिमलीपट्टम में स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1641 में, कराईकाल में 1645 एडी में, कोचीन में 1663 एडी में, चिंसुरा में 1653 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच फेल्ड टू स्टैब्लिश पावर इन डेक्कन। फ्रेंच क्यों फेल हो गया था, अपनी जो पावर को स्टैब्लिश नहीं कर पाया डेक्कन में, क्यों? उसका आंसर था द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। इंग्लिश की जो आर्मी थी वो फ्रेंच के कंपैरिजन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी, इस वजह से। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच फेलियर इन इंडिया वॉज देयर वीक नेवल स्ट्रेंथ। फ्रेंच की जो नेवल स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। अकॉर्डिंग टू वॉल्टियर, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन द फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस सो बैडली दैट द नेवी हैड हार्डली एनी बैटलशिप लेफ्ट इन द 7 years ऑफ वॉर। जब ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था उस टाइम में फ्रेंच के पास एक भी शिप नहीं बची थी। उधर ही दूसरी तरफ देखें तो ब्रिटिश के पास जो नेवी फोर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर एंटर्ड इनटू इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। इसका जो ट्रिक होता है वो PDEF होता है। सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन फ्रेंच। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा।
सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। पहला आपको प्लेसेस दी गई हैं और इस पे कौन सी जो कंट्री है वो पावर में थी। पहला है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में फ्रेंच पावर में थी। गोवा में पुर्तगीज थे जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस तक रुके रहे। थ्रैंकबार में जो है आपके डेनिस थे या डेन्स बोल लीजिए इनको। एंड सदरस में आपका जो थे डच थे। डी आपका मैच करेगा 1 से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। पौंडीचेरी में फ्रेंच पावर में थे। गोवा में पुर्तगीज, ट्रैंकेबार में डेनिश, डेंस, सदरस में डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा, साल्ट पीटर एंड ओपियम। साल्ट पीटर और ओपियम कहाँ से मिलता था यूरोपियंस को? बिहार से मिलता था। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आज भी होता है साल्ट पीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम की प्रोडक्शन के लिए ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा फेमस था? पीछे देखा है हमने, बिहार था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन है जो कि इंडिया चाइना ट्रेड का बेस था। वो था ओपियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन इंडिया, चाइना, इंग्लैंड इन 18th and 19th century was centered on opium. The British East India Company cultivated opium in India, mainly in Bengal and Bihar. ओपियम कहाँ पे ये कल्टीवेट करते थे? मेनली बिहार और बंगाल एरिया में करते थे और एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, जहाँ की इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन वहाँ पे ओपियम जो था बैन, स्टिल वहाँ पे डिमांड हाई थी। प्रॉफिट फ्रॉम द ओपियम ट्रेड वर यूज टू परचेज चाइनीज गुड लाइक टी, सिल्क, पोर्सिलिन फॉर इंग्लैंड, वाइल मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वर एक्सपोर्टेड टू इंडिया, कंप्लीटिंग द ट्रेड साइकिल। वो क्या करते थे, ओपियम जो बेचते थे उससे जो प्रॉफिट होता था उससे चाइना से टी, सिल्क और पोर्सिलिन वगैरह खरीदते थे और अपना जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है वो इंग्लैंड से लेके इंडिया में भेजते थे। इस तरीके से वो इस ट्रेड साइकिल को कंप्लीट करते थे। This exploitative system had severe social and economic consequences, including the Opium War between the Britain and China. While commodities like silk and black pepper were also traded, opium was the chief economic foundation of this triangular commerce. Next question पे move करते हैं. Who among the following Europeans was the last to come to pre-independence India as a trader? जो last थे वो कौन से थे यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। The sequence of European who came to the pre-independence India as a trader is, पहले जो थे पुर्तगीज थे, सेकंड डच थे, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। तो फ्रेंच जो थे वो सबसे लास्ट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। आपको इनमें से बताना है कौन से लोकेशन पे डच ने एस्टैब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग सेंटर। तो उन्होंने नागापट्टिनम में भी किया था, चिंसुरा में भी किया था, मछलीपट्टनम में भी किया था, सूरत में भी किया था, बारूच में भी किया था, आगरा में भी था, कोचीन में, अहमदाबाद, पटना, ये जितनी भी लोकेशन है सब में थी। तो आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश बाय द डच इन इंडिया व नागापट्टिनम, चिनासूर, मछलीपट्टनम, सूरत, बारूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे लोकेशन पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर चुके थे डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको कंसिडर करना है, उसके बाद आपको बताना है विच ऑफ द एबव वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय इंग्लिश। इनमें से क्या चीज़ जो थी वो इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। आपका स्टेटमेंट है, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। तो ये तो मुगल के टाइम में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, ये कोई इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सबसे पहले बाबर ने ही बैटल ऑफ पानीपत जो था उसमें कैनन का यूज़ किया था। कल्टिवेशन ऑफ टबैको एंड रेड चिलीज, ये पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ना ही कि इंग्लिश ने किया था। तो इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The assessment of land revenue on the basis of nature of soil and the quality of crop was introduced during the reign of Sher Shah Suri and Akbar much before the British. The cultivation of tobacco and red chilies in India were contributed by the Portuguese. पुर्तगीज़ ने ही इंट्रोड्यूस किया था टबैको चिलीज़ को। मोबाइल कैनन जो था इंट्रोड्यूस किया था मुगल एरा में ही, वही बाबर जो आया था लड़ने के लिए उसी में सबसे पहले मोबाइल कैनन यूज़ हुआ था। देयर वॉज वेरियस टाइप ऑफ कैनन मैन्युफैक्चर्ड इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ अकबर। अकबर की फैक्ट्री में भी कई टाइप के कैनन्स बनाए जाते थे। दस नन ऑफ द एवर वॉज इंट्रोड्यूस इन टू इंडिया बाई द इंग्लिश। इनमें से कुछ भी इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमार्क्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज एन एनोमली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनोमली। ऑप्शन है बैरन हेस्टिंग, जेबी मैकॉले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास। तो ऑप्शन बी होगा, जेबी मैकॉले ने ये स्टेटमेंट बोली थी।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड हिस्टोरियन। ब्रिटिश पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन था मैकॉले। ही वॉज द लॉ मेंबर इन द सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द लॉ कमीशन फ्रॉम 1834 टू 38। 1834 से लेके 38 तक लॉ कमीशन के हेड भी थे मैकॉले। ही हैड प्रिपेयर्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द फेमस पेनल लॉ बुक द इंडियन पेनल कोड। द इंडियन पेनल कोड जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ही हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन लिटरेचर, फिलोसफी एंड साइंस द गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करने में और साइंस और लिटरेचर वगैरह जो था इंडियन एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करने का। Commenting on the policies of East India Company, Macaulay said that the company is an anomaly, but it is a part of system where everything is anomaly. Next question पे move करते हैं. With reference to the Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, which of the following statement is are correct? आपको बताना है Aix-la-Chapelle का जो ट्रीटी हुई थी उसके रिगार्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट है। द फर्स्ट कैरनेटिक वॉर वॉज एंडेड, ये स्टेटमेंट सही है। इसी ट्रीटी के होने के बाद आपका फर्स्ट कैरनेटिक वॉर जो था वो एंड हुआ था। द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सेला-चैपल 1748 एडी में हुआ था ये। विद द एंड ऑफ यूरोपियन फर्स्ट वॉर ऑफ कैरनेटिक ऑल्सो एंडेड द ब्रिटिश गॉट बैक मद्रास। इसमें क्या हुआ था, जो फर्स्ट कैरनेटिक वॉर था वो भी ख़त्म हुआ था और ब्रिटिश को वापस से मद्रास मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जिसकी वजह से ब्रिटिश को सक्सेस मिली इंडिया में और फ्रेंच फेल हो गया। पहला आपका स्टेटमेंट है गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश। हाँ ये सही है। ब्रिटिश ने जब बंगाल को कॉन्क्वेयर किया था तो उसके में काफ़ी उनको वेल्थ भी मिली थी और मैन पावर भी मिली थी। नेवल सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, नेवल सुपीरियर ही थे हर मामले में फ्रेंच से, तो ये भी रीज़न है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है तो इसका आंसर सी सही होगा, बोथ 1 and 2। There was many causes of the success of British in India. Naval superiority, getting huge wealth and manpower from the Bengal, better internal coordination among British Army etc. were the few of them. ये सब कुछ ही रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश सक्सेस हुई थी इंडिया में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।